हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बेटे, हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पेज नंबर 146 एनसीईआरटी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 146 एनसीईआरटी। तो देखते हैं बेटा क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में लिखा है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। तो देखते हैं भाई, आपको प्रूफ करना है कि वो एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो भैया एक काम करते हैं, स्क्वायर जैसा ही एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, और इन विच जो हमें गिवन है वो है, शो दैट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। इनके डायगोनल इक्वल बोले गए हैं ऑलरेडी, और साथ ही आपसे ये भी बोला गया है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और ये बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, है ना। ओके, बाइसेक्ट एट ईच अदर एट राइट एंगल, और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो आपने प्रूफ करना है देन इट इज अ स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन की। अच्छा, गिवन में क्या है कि बेटा इन फिगर, और फिगर के अंदर हमें ज्यादा डिटेल नहीं दी है। हमें क्या क्या बोला है कि एक तो इनके डायगोनल इक्वल है, यानी कि AC इक्वल टू BD, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। इट मींस AO इक्वल टू OC, कॉमा BO इक्वल टू OD, एंड AC परपेंडिकुलर टू BD। ये इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी गिवन है ना। तो आपने प्रूफ ये करना है कि ये एक स्क्वायर है। So to prove ABCD is a square, is a square, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है तो हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, सीधा प्रूफ देखते हैं। बट जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन को पहले लॉजिकली प्रूफ करना सीखिए आप। और सबसे पहली बात कि हमने अगर इसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन कॉर्नर एंगल इज राइट एंगल, है ना। तो मतलब स्क्वायर की डेफिनेशन ये होती है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें सारी साइडें इक्वल होती हैं और उसका एक कॉर्नर राइट एंगल होता है ना। यानी कि हमने क्या क्या प्रूफ करना है, एक तो ये प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, दूसरा इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, तीसरा इसका एक कोई भी कॉर्नर एंगल अगर मैं 90 डिग्री का दिखा दूं तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। चलिए, अब बात ये करते हैं कि सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो पैरेललोग्राम बेटा यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और ये बात हमें दे रखी है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहले मैं यही बात लिख देता हूं कि सिंस वी नो दैट द डायगोनल ऑफ a parallelogram bisect each other, ठीक है। कि ये बात हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। भाई ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया, अब मेरे को इनकी ऑल साइड्स आर इक्वल दिखानी है। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये अंडरस्टूड है कि इनकी अपोजिट साइड इक्वल हो गई, है ना। इतना अंडरस्टूड है। तो चलिए, ठीक है, चलो इस बात को लिख के भी दिखा देते हैं कि भैया इसकी AB किसके CD के इक्वल हो गई, एंड इसकी BC इसकी AD के इक्वल हो गई, ठीक है ना बच्चे। ओके, अब हमने पैरेललोग्राम तो दिखा दिया, अब मेरे को इसकी ऑल साइड्स को इक्वल दिखाना है। अब मेरे को ये पता है कि आमने सामने की साइडें इक्वल है। अगर मैंने इसको इसके इक्वल दिखा दिया, लेट्स सपोज, देखो बात समझते हैं, ये 5 है, ये भी 5 है
है ना। और ये जितनी भी होगी उतनी ये होगी। अगर मैं इसको इसके इक्वल दिखा दूं, यानी कि अगर मैं इसको भी 5 दिखा दूं, तो ये तो पहले से इक्वल थी, तो यानी कि सारी साइडें 5 5 5 हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी। कैसे? अगर मैं दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा दूं तो, है ना। तो अब मेरा काम है दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना, यानी कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में काम करूं और मैं इन दोनों साइडों को इक्वल दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सर कैसे पॉसिबल है, कि हम कैसे इसमें काम करेंगे, कैसे हम इक्वल दिखाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए अगर मैं लेट्स सपोज ये दोनों ट्रायंगल ले लेता हूं, है ना। अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए तो मैं कैसे काम कर सकता हूं भाई। देखो इसकी एक साइड इसकी एक साइड के इक्वल, इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के इक्वल, और एक साइड कॉमन। तो इट मींस मेरे को साफ नजर आ रहा है कि साइड एंगल साइड से मैं इनमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकता हूं और सीपी से इन दोनों साइड को इक्वल कह सकता हूं, है ना। ठीक है, तो बच्चों इतनी भी बात क्लियर हो गई है। तो चलो इन दोनों ट्रायंगल में काम करते हैं और इनकी एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाते हैं, जिससे कि सारी साइडें इक्वल हो जाए। ओके, तो अब इन ट्रायंगल, भाई ट्रायंगल का नाम क्या है, देखो ना, ए ओ बी एंड ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। अब देखो बात ये आती है कि हमने हमेशा, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि बेटा ऑर्डर मैटर करता है, तो ऑर्डर को थोड़ा सा देख के लिखें, थोड़ा सा मतलब फील करके लिखें। अब देखो ना, AOB यानी कि मैंने इस एंगल को सेंटर में रखा है, तो मेरे को इतना पता है कि मेरा ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो मैं AOD पढ़ सकता हूं इसको, है ना। अब बात ये आती है कि मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग साइडों का भी ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसको AOD पढ़ता हूं, लेट्स सपोज AOD पढ़ता हूं, तो क्या होगा। अब देखो, तो इसकी AO के इक्वल आ रही है ना। इसकी OB इसकी OD के इक्वल आ रही, चेक करो, OB OD के इक्वल बिल्कुल आ रही है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपने ऑर्डर बिल्कुल ठीक लिया है ना। समझ में आ गई बात। तो हमने AB और AD को इक्वल दिखाना भी, वैसे भी AB और AD को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो अंडरस्टूड है। चलिए अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि भैया इस ट्रायंगल की OB या BO कुछ भी पढ़ सकते हैं, इस ट्रायंगल की OD के इक्वल है ना। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, रीजन में इट इज गिवन। भाई ये तो गिवन है ना, मैं देखो ना, चेक कर लो, OB OD इक्वल है, और इसका एंगल AOB इसके एंगल AOD के इक्वल है। भाई चेक कर लो, ईच 90 डिग्री, ये भी तो गिवन है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। ओके, और इसकी AO इसकी AO के इक्वल है, इट इज कॉमन टू बोथ, तो ये कॉमन साइड हो गई, है ना। तो भैया आपको यहां तक डाउट नहीं होगा, और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, ओके, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो CP से इसकी वाली साइड इसके इक्वल हो गई। तो भैया इसकी AB इसकी AD के इक्वल हो गई, चेक कर लो, बाय CP ओके। अच्छा, इसके और इसके बिहाफ पे देखो ना, AB AD के इक्वल है और AB CD के इक्वल है। अब देखो ध्यान से, AB AD के इक्वल है, AB मान लो X है, तो AB किसके इक्वल है, AD के, तो ये भी X हो गई। और AB CD के भी इक्वल है, तो AB CD के भी इक्वल है, तो ये भी X हो गई। और CD चेक कर लो, भाई चेक करेंगे हम कि जो AD थी वो BC के इक्वल है, तो AD BC के इक्वल है, तो ये भी X हो गई। तो यानी कि सारी साइड इक्वल हो गई, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट वी कैन से ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इट मीन्स कॉमा वी कैन से AB इक्वल हो गई BC के, और BC इक्वल है CD के, एंड CD इक्वल है AD के। तो भैया इसकी सारी साइड इक्वल हो गई। और अगर किसी भी पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसको रोम्बस कहते हैं। अगर रोम्बस प्रूफ करने को होता तो हम यहीं पे कह देते हैं हेंस प्रूफ्ड इट इज अ रोम्बस, है ना। लेकिन हमसे स्क्वायर बोला गया है, तो बेटा रोम्बस को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए उसका एक कॉर्नर एंगल हमें 90 डिग्री का दिखाना होता है। तो अब मुझे एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का दिखाना है। अब वो मैं कैसे कर सकता हूं, तो वो करने के लिए बेटा मैं देखो बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा, ये वाला और ये वाला, चेक कर लो, ठीक है। इन दोनों में मैं CP से ये दोनों एंगल इक्वल दिखाऊंगा, और फिर इसमें काम करके इसको 90 डिग्री दिखा दो। ऑलरेडी मैंने पहले भी क्वेश्चन में ऐसा किया है, तो मेरे को अभी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको करके दिखाता हूं, है ना। तो नाउ इन ट्रायंगल, अच्छा हाँ, इस रिजल्ट के बिहाफ पे आप ये कह सकते हो कि रोम्बस है ना। तो नाउ इन ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा, DAB एंड ट्रायंगल CBA, ठीक है। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, यहां पे आ जाते हैं बेटा, थोड़ी सा स्पेस कम है ना। ओके, तो देखो इसकी DA चेक करेंगे, इसकी DA इसकी CB के इक्वल है। भाई इसकी DA इसकी CB के इक्वल है। अब आप कहोगे सर कैसे, अबे अभी तो प्रूफ करा सारी साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल।
फ्रॉम अबव भी लिख सकते हैं हम, और नहीं तो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो वैसे इक्वल है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो फ्रॉम अबव लिख देते हैं हम, है ना, यानी कि ऊपर से, जो ऊपर हमने प्रूफ किया है वहां से, है ना। ओके अच्छा, और दूसरी चीज भाई, इनके डायग्राम पहले से इक्वल है, हमें दे रखा है भाई एसीबीडी के इक्वल है, तो यानी कि इसकी डी बीडी, इसकी बीडी या डीबी, बात एक ही है, कुछ भी पढ़ लो, इसकी बीडी इसकी एसी के इक्वल है ना भाई, चेक कर लो ना, इसकी बीडी इसकी एसी के इक्वल है, डायगोनल, इट इज गिवन, तो ये तो गिवन है। ओके, और इसकी एबी एबी के इक्वल, कॉमन साइड है भाई, एबी एबी के इक्वल है, तो इसकी एबी इक्वल टू इसकी बी ए, इट इज कॉमन टू बोथ, तो ये कॉमन साइड हो गई। तो चेक कर लो, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया। सो देयरफॉर ट्राइंगल का नाम क्या था, डीएबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीबीए के, और रीजन बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो भैया अब सीपीसीटी है, इसकी दोनों एंगल इक्वल आ गए, तो इसका एंगल ए, भाई एंगल ए पढ़ दो इसको पूरे को क्योंकि इसमें एक ही एंगल है, और इसका एंगल भी इक्वल हो गया बाय सीपीसीटी। और मैं इसको थोड़ी देर के लिए x कह देता हूं, से लिख दिया है इसीलिए मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। अब मैं यहां पे एक बात लिखूंगा, बट एंगल ए प्लस, देखो ना एंगल, अच्छा मैंने एक बार बता देता हूं, देखो दो लाइनें अगर पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो इन दोनों का सम बेटा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री क्यों, क्योंकि इसको को इंटीरियर एंगल कहते हैं ना। तो भैया बट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री मैं लिख सकता हूं, क्यों, बाय को इंटीरियर एंगल, है ना, बाय को इंटीरियर एंगल। ओके, तो भैया ए और बी दोनों की जगह मैं एक्स लिख दूं, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो भैया 2x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और x के 90 आते ही एंगल A, एंगल B, और देखो A किसके बराबर है, A C के भी बराबर है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है ना, तो C और B किसके बराबर है, D के भी बराबर है, तो ये सारे के सारे 90 डिग्री हो गए। और मैंने तो आपसे एक कॉर्नर एंगल बोला था, एक कॉर्नर एंगल 90 होते हैं, देखो ना सारे अपने आप 90 हो जाते हैं, है ना, तो ये 90 हो गए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आई होगी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है ना, आपको समझ में भी आया होगा। आप वीडियो को पॉज करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर सेम 146 एनसीईआरटी है। तो बेटा जो टफ और टेढ़े क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं, अब सारे बाकी के थोड़े से हल्के यानी कि इजी क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं बेटा, ऑलरेडी फिगर गिवन थी तो मैंने डायरेक्ट बना दी है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि डायगोनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है, उसका जो डायगोनल एसी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ये आपको दे रखा है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, इट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये हमें गिवन है, आपसे बोला गया शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 को हमने इक्वल दिखाना है, कहने का मतलब है ना। ओके नंबर 2 में कहता है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस, तो आपने ये भी प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन फिगर मतलब गिवन इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, भाई ये तो दे रखा है ना। ओके, इन विच एसी बाइसेक्ट एंगल ए, तो इन विच एसी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। टू प्रूफ, तो भैया प्रूफ में क्या है, तो देखते हैं। आपसे बोला गया है कि इट बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, यानी कि एसी बाइसेक्ट एंगल सी, और नंबर 2 इट इज अ रोम्बस, यानी कि एबीसीडी इज अ रोम्बस, एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो ये आपसे इंफॉर्मेशन बोली गई है, और तो कुछ नहीं लिखा, बस इतना ही है कुछ, है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कंस्ट्रक्शन नॉट रिक्वायर्ड तो हम नहीं करेंगे, सीधा प्रूफ में आएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, क्या कहता है। तो देखो अब बात ये आती है कि कैसे सर, कैसे बताएं हम इसको कि एसी जो है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो देखो बच्चों, एक बात ध्यान से, कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। तो भैया मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है,
रीजन में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल। अब ध्यान देना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं हाफ का बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाइंग हाफ बोथ साइड, ध्यान देना बेटा। तो 1/2 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल सी हो गया, है ना। ये करना ठीक रहेगा? नहीं, एक सेकंड, ये हाफ का मल्टीप्लाई मत करो आप, 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, वो ज्यादा इजी रहेगा। देखो एक बात आओ, ये पैरेललोग्राम है तो भैया जेड बना रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो भैया एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो गया, है ना। और सिमिलरली ये भी देखो जेड बना रहा है तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का ही रीजन क्या है? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, 1 और 2 एंगल आपस में इक्वल है, गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना, बट करके यहां पे लिख देते हैं इट इज गिवन। तो भैया मेरे भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, मतलब 1 और 2 आपको इक्वल दे रखे हैं ना, जब 1 और 2 आपस में इक्वल है तो 3 और 4 भी तो इक्वल हो गए। भाई चेक करो ना, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल, और जब 3 और 4 आपस में इक्वल हो गए तो हमने यही तो प्रूफ करना था कि 3 और 4 इक्वल है, तो इसका मतलब AC बाइसेक्ट करता है एंगल C को, ठीक है। सो इट इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स AC बाइसेक्ट एंगल C। तो प्रूफ, भाई पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं क्या करना है, ज्यादा टफ नहीं है, मैंने जैसे कि बताया आपको इजी है। अच्छा अब देखो एक बात, अब एक बात देखना, एंगल A और एंगल C इक्वल है, एंगल A और एंगल C इक्वल है, ये दे रखा है। अब मैं हाफ ऑफ एंगल A जैसे कि मैं पहले कर रहा था वो इसमें कर देता हूं, हाफ ऑफ एंगल C कर सकता हूं, है ना। एंगल A का आधा करके मुझे एंगल 1 मिल जाएगा, भाई एंगल A का आधा करके ये मिल जाएगा। मान लो कि पूरा अगर 60 है तो 30 तीसरा होगा, तो 30 में मैं ये लिखूं या ये लिखूं, बात एक ही है ना। तो एंगल 1 मिल जाएगा। सिमिलरली ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों का आधा करके मैं 3 लिखूं या 4 लिखूं, बात एक ही है, तो मेरे को यहां से एंगल 3 मिल जाएगा इसका आधा करके, है ना। और चेक कर लो, जब इसी ट्राइंगल में देखो ना, ये ट्राइंगल को मैं अलग से बना के दिखाता हूं। ABC एक ऐसा सा ट्राइंगल है और इसमें ये एंगल 1 था, ये एंगल 3 था, और ये पॉइंट B था, ये पॉइंट C था, ये पॉइंट A था। किसी ट्राइंगल में अपोजिट एंगल अगर इक्वल आ जाए तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, ये हमने पढ़ा था। तो इनकी अपोजिट साइड यानी कि वाली साइड इसके इक्वल हो गई है ना। तो हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे कि एंगल 1 के अपोजिट साइड BC इक्वल हो गई है किसके? एंगल 3 के अपोजिट साइड एंगल AB के, ठीक है। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो बच्चों यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक बात आओ, बट AB CD के इक्वल है, एंड BC AD के इक्वल है, रीजन अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। रीजन क्या है बेटा? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर भाई इन दोनों रिजल्ट्स को एक बार कंक्लूड करके देखो, भाई AB CD के इक्वल है, AB मान लो x थी, CD ये भी x हो गई, ठीक है, ये भी x हो गए। देखो हमने यहाँ पे क्या दिखाया कि AB जो है वो CD के इक्वल है। अब AB ये वाली साइड है, लेट्स सपोज ये x है, CD ये वाली साइड है, तो ये भी x हो गई बेटा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये x है तो ये भी x हो गई, दोनों इक्वल है। और यहाँ पे हमने दिखाया BC को AD के इक्वल। अब BC ये वाली साइड है, ये AD के इक्वल है, लेट्स सपोज कुछ भी सही, मान लो कि y है तो ये भी y होगी। बट एक बात देखो कि BC तो AB के इक्वल है। अब BC और AB कौन सी साइड है? आप चेक करो, भाई BC ये वाली साइड है और AB ये वाली साइड, तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y आपस में बराबर है। तो x और y जब बराबर है तो मैं y की जगह x लिख सकता हूं। तो भैया चेक कर लो, चारों साइड इक्वल आ गई। और अगर किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल हो जाए तो भैया उसको क्या कह सकते हैं? हम बताया था पिछले क्वेश्चन में, उसको रोम्बस कह सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम अबव कॉमा वी कैन से AB इक्वल टू आ गया BC, इक्वल टू आ गया CD,
इक्वल टू आ गया AD। तो हैंस भाई यहां पे लिख दो साइड में थोड़ा सा यूं करके, हैंस ABCD इज अ रोम्बस। तो भैया ABCD एक रोम्बस है, ये बात प्रूफ हो गई है, चेक कर लो। यही तो प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में, तो आई एम श्योर बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करें। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर सेम 146 एनसीईआरटी कहता है ABCD इज अ रोम्बस। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने कराया। तो देखते हैं, कोई बात नहीं, इस बार कहता है कि ABCD इज अ रोम्बस, यानी कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि ABCD एक रोम्बस है। तो चलो रोम्बस के जैसा ही क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। तो ABCD इज अ रोम्बस इन विच, देखते हैं क्या है एक बार पढ़ के। ABCD इज अ रोम्बस शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। यानी कि हमने ये शो करना है कि इसका डायगोनल AC एंगल A और एंगल C दोनों को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ओके, और आगे लिखा है एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। बस, तो यानी कि हमें गिवन इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि ABCD इज अ रोम्बस। तो ABCD एक रोम्बस है, और जो हमने प्रूफ करना है, टू प्रूफ, भैया दो पार्ट में ले लेते हैं कि AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, ओके। तो देखते हैं बच्चों प्रूफ, और पहला पार्ट मैं करा देता हूं, कोशिश करना सेम सेकंड आप करने के लिए, है ना। तो देखते हैं बेटा, एक बात आई है कि ABCD इज अ रोम्बस, ये गिवन है हमें। तो कोई भी रोम्बस पैरेललोग्राम तो होता ही है, तो मैं पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं, है ना। कहने का मतलब ये कि ये पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, सॉरी अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम ना। ओके, बट देखते हैं एक बात हो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो भैया इसकी ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के पैरेलल भी है, और ये वाली साइड इसकी ये वाली साइड के पैरेलल भी है। तो इस दोनों साइडों से आप देख लो कि एंगल 4 जो है एंगल 1 के इक्वल आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भैया एक बात बताओ कि इसका एंगल 1 इसके एंगल 4 के इक्वल आ गया, और सिमिलरली 3 जो है वो 2 के इक्वल आ गया। खैर मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, है ना, वो मैं बाद में देखूंगा। तो इसका रीजन अगर मैं लिखना चाहूं तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप प्रॉपर लिख लेना। ठीक है, ओके। अब एक बात हो, AB जो है वो BC के इक्वल है। अरे भाई चेक कर लो, रोम्बस की साइडें सारी इक्वल होती है यार। तो साइड ऑफ अ रोम्बस लिख सकते हो आप, साइड्स ऑफ अ रोम्बस, रीजन में लिखना चाहो तो, है ना। ओके, तो आपने ये पढ़ा है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि AB के अपोजिट एंगल 3 BC के अपोजिट एंगल 1 के इक्वल होगा, है ना। अच्छा, इस 1 को मैं इस तरफ लिख लूं और 3 को इस तरफ लिख लूं तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगा, है ना। तो ये क्या कहेंगे बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, है ना। ओके, तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को कंक्लूड करके देखूं तो भैया इट इंप्लाइज दैट जब 1 4 के इक्वल और 1 3 के भी इक्वल है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो भैया एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ गए, है ना। इसको मैं पहला रिजल्ट मान लेता हूं। ओके, अब 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 मैं बात करूंगा एंगल 2 के ऊपर, है ना। अब मैं बात करूंगा एंगल 2 के ऊपर। तो देखिए एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, चेक कर लो भैया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ओके, और एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे भाई, सिमिलरली क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होंगी। देखो मैं दिखाता हूं आपको, AD जो है CD के इक्वल होगी। रीजन में आप क्या लिखोगे, यही चीज लिखोगे, नहीं ये वाला नहीं बेटा, ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन लिखोगे कि साइड्स ऑफ अ रोम्बस, है ना। ओके, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो AD के अपोजिट क्या है, चेक करेंगे, AD के अपोजिट एंगल 4 है, और CD के अपोजिट एंगल 2 है। ओके,
भी चेक कर लो, यही वाली बात है ना। ओके, तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब बात करते हैं ये कि इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, है ना। इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। अभी हमने 3 और 4 को इक्वल दिखा दिया भाई, 3 और 4 को इक्वल दिखा दिया है ना। अब एक बात आओ, जब ये 3 और 4 आपस में इक्वल है, वैसे तो देखो एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनना कि अगर मैं चाहूं तो इसको और इजी तरीके से भी कर सकता हूं। जैसे कि कैसे, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट और है, मैं इसको रफ कर देता हूं, एक काम करता हूं, मेरे पास एक रिजल्ट और है, उसका अगर मैं यूज कर लूं तो इसको और इजी तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। भाई अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं ना। तो एंगल ए पूरा का पूरा एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। अब आप ध्यान देना, अब आप ध्यान देना भाई, एंगल सी की जगह आप क्या लिख सकते हो और एंगल ए की जगह आप क्या लिख सकते हो। तो एंगल ए की जगह आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2, और सी की जगह आप लिख सकते हो एंगल 3 प्लस एंगल 4, है ना। अब ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐसी रहा। 3 और 4 की सब्स्टिट्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 दोनों के सब्स्टिट्यूशन में हम एंगल 1 लिख सकते हैं। चेक करो, देखो ना 3 और 4 आपस में इक्वल है, मानते हो, और 3 और 4 दोनों 1 के इक्वल भी हैं, तो इसकी जगह भी आप 1 लिख सकते हो और इसकी जगह भी आप 1 लिख सकते हो, ठीक है, फ्रॉम अबव। अब एक 1 से एक एंगल 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक एंगल 1 और एक एंगल 2, तो यानी कि इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल आ गया। ये रिजल्ट ज्यादा इजी था, है। तो भैया इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप ये कह सकते हो कि AC जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसको सेकंड मान लो, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C ऑल्सो, है ना। तो इट मीन्स AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C ऑल्सो, है ना। ओके, ये कैसे हमने लिखा, फ्रॉम 1 and 2 के ब्याज पे। तो आप ये वाली बात भी यहां पे लिख दो, चाहो तो इधर ही लिख देना आप, फ्रॉम 1 and 2 कॉमा वी कैन से दिस, है ना, कि AC जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल C को भी। तो बेटा इसका सेकेंड पार्ट जो है बिल्कुल आप एज इट इज करना है, यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करके, है ना। तो इसका सेकेंड पार्ट के लिए मैं सिर्फ आपको ये लिखूंगा कि डू योर सेल्फ, ठीक है, और हिंट में सेम एज पार्ट 1, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह आप कर देना इसको, है ना। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए फिर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, ये एक बात हमें गिवन है, तो लिख देते हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल, ओके। और आगे इसमें कुछ दिया है, इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, यानी कि हमें दे रखा है कि AC जो है वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, है ना। ओके, कहता है कि शो दैट नंबर 1 ABCD इज अ स्क्वायर, और आपने प्रूफ करना है, टू प्रूफ नंबर 1 में ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर है। नंबर 2 में डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, और नंबर 2 है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल नाम क्या बोला इसमें, B एज वेल एज एंगल D, एंगल B एज वेल एज एंगल D, है ना। ओके, बस क्वेश्चन इतना ही है। तो क्योंकि मेरे को एक स्क्वायर प्रूफ करना है, तो भैया मैं फिगर भी रेक्टेंगल की स्क्वायर शेप की ही बना लेता हूं, है ना। तो मैं बनाने जा रहा था, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, हमें अपने आप से बनानी है, तो इसलिए मैं रुक गया था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी फिगर में ऐसा कोई दिक्कत थी नहीं, ईजी थी। ओके, तो कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको छोड़ो। देखो ABCD को मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है, ओके। ABCD एक स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर बेटा उस पैरेललोग्राम को कहते हैं जिसकी सारी साइडें इक्वल हो और एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का हो। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पहली बात, इसका कॉर्नर एंगल 90 डिग्री का भी है क्योंकि रेक्टेंगल भी है, तो सिर्फ मेरे को इसकी सारी साइडों को इक्वल दिखाना है, बस इतनी सी बात प्रूफ करनी है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इनकी सारी साइडों को इक्वल दिखाने के लिए मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, मैं कैसे दिखा सकता हूं। तो मेरे को इसके लिए एक चीज दे रखी है कि AC जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है।
तो कहने का मतलब यह है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसी का यूज करके कैसे भी करके मैं इसको एक स्क्वायर में बदलूंगा। अच्छा एक बात और, ये पैरेललोग्राम है, ये तो मानते हो है ना, या फिर रेक्टेंगल है तो इससे भी काम चल जाएगा। एज रेक्टेंगल ABCD, अगर ये एक रेक्टेंगल है तो वी कैन से AB इक्वल होगी CD के, पैरेलल भी होगी है ना, एंड BC इक्वल होगी AD के, ओके, और पैरेलल भी होगी, ठीक है ना, ओके। तो इसका मैं यूज करूंगा है ना, इसका मैं यूज करूंगा बाद में। अब देखिए भैया एक बात हो, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन है, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 ये भी गिवन है ना, ओके। तो इट इज गिवन, ये हमें दे रखा है, देखो ना, AC जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ओके। अब क्योंकि ये Z बना रहा है, चेक कर लो है ना भाई, ये दोनों पैरेलल है ना और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये Z बना रहा है, तो एंगल 1 एंगल 4 इक्वल हो गया, तो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 4 के, और सिमिलरली एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, तो एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के। इन दोनों का रीजन बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अब इन सारी बातों से क्या कंक्लूजन निकलता है उसको देखते हैं। तो 1 2 के इक्वल, ठीक है, और 2 3 के इक्वल, और 3 4 के इक्वल, और 1 भी 4 के इक्वल, तो इसका मतलब ये सारे एंगल आपस में हो गए इक्वल, है ना। तो इट मींस एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4, है ना, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकल के आ गया। अब क्योंकि मेरे को इनकी सारी साइडों को इक्वल दिखाना है, और मैं ये जानता हूं कि इनकी अपोजिट साइडें पहले से इक्वल है, लेट्स सपोज कि अगर ये x है तो ये x होगी, और ये y है तो ये भी y होगी, है ना। अगर मैं कैसे भी करके इनकी ये वाली साइडों को इक्वल दिखा दूं तो x बराबर y हो जाएगा, तो अगर ये y हो जाएगा मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब चारों साइडें इक्वल आ जाएंगी। तो कुल मिला के बस मेरे को इनकी एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना है। तो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाने के लिए मैं ट्राइंगल ABC में काम करने जा रहा हूं, ध्यान दें। तो नाउ इन ट्राइंगल ABC वी कैन से कि AB इज इक्वल टू BC। इसमें देखो बेटे आपको दे रखा है कि नहीं, AB इक्वल टू BC में सॉरी भाई, AB और BC तो हमें इक्वल दिखानी है ना, ये इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ एंगल 1 और एंगल 3 जरूर इक्वल है, क्योंकि ये बात हम यहां पे प्रूफ कर चुके हैं। तो इन विच एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और अगर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो 1 के अपोजिट इज दिस और 3 के अपोजिट दिस। तो भैया 1 के अपोजिट BC विल बी इक्वल टू 3 के अपोजिट AB के। इसका रीजन क्या आएगा कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, है ना, ओके। तो भैया यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और इसको मैं सेकंड मान लेता हूं। और अगर मैं 1 और 2 को देखूं, आप ध्यान से देखना भाई, AB जो है वो BC के इक्वल दिखा दी, AB जो है वो BC के इक्वल दिखा दी, यानी कि x जो है वो y के इक्वल आ गया, तो मैं y की जगह x लिख सकता हूं। तो भैया चेक कर लो, चारों x हो गए, यानी कि चारों साइड इक्वल हो गई। तो इट मींस मैं क्या कह सकता हूं इसके और इसके बिहाफ पे कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। और भैया ये रेक्टेंगल तो पहले से था, और किसी भी रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर कहलाता है। तो हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। तो पहला तो प्रूफ हो। तो बच्चों देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, वैसे तो करना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं कर देता हूं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल होना चाहिए, है। तो ठीक है, सेकेंड पार्ट में मेरे से BD डायगोनल की बात की है, और आपको ये प्रूफ करने को बोला है कि BD जो है एंगल B और एज वेल एज एंगल D को बाइसेक्ट करता है। तो 4 एंगल का यूज तो मैंने यहां तक कर लिया था, तो इसको मैं 5 6 7 और 8 एंगल का नाम दे देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि सेकंड पार्ट मेरे पास स्पेस भी थोड़ा कम है, तो मैं इसमें हिंट दूंगा बेटा, आपको प्रॉपर नहीं करूंगा, इजी है, ऑलरेडी हमने कर भी रखा है, तो दैट्स राइट, ठीक है। ध्यान देंगे आप। एक बात हो, इसकी चारों साइड इक्वल है, ये हम जानते हैं क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर हमने प्रूफ कर दिया, चारों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी AB इसकी AD के इक्वल है, और अगर AB AD इक्वल है तो AB के सामने वाला एंगल दिस
AD के सामने वाला एंगल दिस के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है ना, तो चेक कर लो, यानी कि एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल आ गए। ठीक है, ओके। सिमिलरली 6 और 7 भी, 6 और 8 भी इक्वल आ जाएंगे, है ना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 6 और 8 भी इक्वल आ जाएंगे, है ना। ओके, बट एक बार ध्यान से देखो भाई, पैरेलल भी तो है, तो पैरेलल होने की वजह से 5 जो है वो 8 के इक्वल आ गया, है ना। और 5 जैसे कि 5 8 के इक्वल आया है, वैसे ही 6 जो है वो 7 के इक्वल आ गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी एक बार और देखो, मैं 6 जो है वो 7 के इक्वल, मैंने गलती से 8 लिखा है। ओके, तो भैया इन चारों रिजल्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो 5 6 7 8 सारे एंगल आपस में इक्वल आ गए। सो देयरफॉर एंगल 5 बराबर एंगल 6 बराबर एंगल 7 बराबर एंगल 8 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 6 के इक्वल आ गया और 7 8 के इक्वल आ गया, तो हो गया ना आपका ये वाला पार्ट प्रूफ। तो हेंस BD बाइसेक्ट एंगल E एज वेल एज एंगल D ऑल्सो। तो भैया उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, बट इसको प्रॉपरली कर लेना, मेरे पे स्पेस नहीं था तो दैट्स व्हाई मैंने आपको सिर्फ हिंट देके छोड़ दिया है, आप इसको प्रॉपरली कर लेना। तो बच्चों बस आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होता जा रहा है, और बचे हुए 4 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 to 12 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।